हाय गाइस, अगर आपके पास एक आइडिया है एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू रियलिटी, तो उसके जो बीच का प्रोसेस है, अगर आप डेवलपमेंट से लेकर के आइडिया एक्सक्यूशन से लेकर के आपको किस टाइप के बंदे को हायर करना चाहिए जो कि आपके आइडिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये जो प्रॉपर बीच का जो प्रोसेस है हम अपने गेस्ट विक्रम सर के साथ डिस्कस करेंगे। सो ही इज अ CTO विद हैविंग 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट योर आइडिया इनटू रियलिटी, तो आज का जो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द video. So thank you so much sir for coming to our platform. Our audience wants to know about you. Hi everyone, myself विक्रम मलियान और मैं एक वर्चुअल CTO हूँ जिसमें कि हम फ्रैक्शनल CTO सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी स्टार्टअप्स को, जिसमें कि वो क्योंकि CTO इज कॉस्टली सर्विसेज, जो टॉप मोस्ट इंजीनियर होता है कंपनी का वो मतलब पूरे स्टार्टअप की कॉस्ट ले जाएगा, इसलिए हमने फ्री या नेग्लिजिबल अमाउंट पे एक कंसल्टेंसी शुरू की है जिससे कि नए स्टार्टअप्स को भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल पाए और वो अफोर्डेबल सर्विसेज अपने स्टार्टअप को शेप करने में यूज कर पाए। जो सर्विसेज हैं इट्स रियली अमेजिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास 5 ओपनिंग्स हैं किसी भी जॉब की, तो आई कैन से कि वहां पर 500 लोग अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो हाउ यू कैन हायर दैट 5 पीपल फ्रॉम 500 पीपल? बेसिकली 500 तो नहीं, लगभग 1000 आती हैं वो तो कम नंबर बताया, पर हम आज की डेट में लिंक्डइन पे हम ज्यादा हायरिंग कर रहे हैं। तो लिंक्डइन पे जब हम हायर करते हैं तो पोस्ट के मतलब अगर सुबह आपने 2 बजे डाली है या 10 बजे भी डाली है तो आपको 2 बजे तक लगभग 500 आ जाएंगे रेज्यूम्स और उस शाम तक आपके पास 1000 रेज्यूम्स आ जाते हैं। एज पर कि भाई हमने कितना पेड प्लान लिया है उसके बेसिस पे वो जो सर्कुलेशन देता है। अगर इतने लोगों तक वैकेंसी पहुंच गई तो डेफिनेटली हमें इतने नंबर्स मिल जाते हैं आराम से। अब हमें उसमें से छांटना होता है कौन रिलेवेंट है। तो हम लोग जो सिंपल प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हर सेकंड कंपनी जिसको भी हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं सबसे पहले उनकी हायरिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग हायरिंग की होती है या तो उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव हायरिंग की होती है जो कि उन्हें नहीं चाहिए या उनको उसमें नहीं जाना चाहिए। उन्हें लगा कि 5 साल वाला सीनियर है, हम इसे ले लेते हैं, ये हमारा काम कर देगा, तो वो क्लब नहीं कर पाते। और कहीं कहीं कुछ कंपनियां होती हैं बिल्कुल जूनियर या फिर इंटर्न को ले लेती हैं और उसकी कंसल्टेंसी पे या उससे जितनी समझ होती है कि भाई उसने 2 साल या 3 साल अभी बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर में है या 2nd ईयर में है, उससे हम अपना सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं, सस्ता पड़ जाएगा, हमने मंस्टैक बनवा लिया है, जो भी उन्हें ठीक लगा। तो वो वहां पे जो गलत हायरिंग हो रखी है सबसे पहले उसे ठीक करना होता है। तो सबसे पहले हम हायरिंग करते हैं। अब होता क्या है कि जो 1000 एप्लीकेशंस आई हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर हमने फिग्मा या UI UX के लिए हमने हायरिंग की है तो उसमें मंस्टैक वाले सारे लोग भी सभी अप्लाई कर देते हैं कि हाँ भाई हमने फिग्मा सुना है। काइंड ऑफ इररिलेवेंट आते हैं तो आधे तो वो लोग होते हैं भाई बीटेक कर रहे हैं तो सारी चीजें सारे उसको टच करेंगे वो लोग, लेकिन क्या है कि उनका स्पेशलिटी या डेवलप कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंस्टैक में या कोई एंड्रॉइड में कर रहा है, कोई ML में कर रहा है, लेकिन फिग्मा सुना तो कहते हैं चलो 5000 मिलेंगे, 10000 मिलेंगे, चलो कर लेते, क्या पता मिल ही जाए। तो इररिलेवेंट आ जाते हैं। फिर हम उनको सेकंड स्टेप में ही टैकल कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारा शुरू होता है कि हम उनको असाइनमेंट भेजते हैं रिलेवेंट। अब जैसे जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है उससे रिलेवेंट ही हम बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं। हमने 500 लोगों को भी असाइनमेंट भेजा तो सिर्फ 10 या 15 लोग ही उसमें रिप्लाई करते हैं, क्योंकि वो अपने आप फिल्टर हो गया, क्योंकि जब उन्होंने एग्जैक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिलेगी कि आपको ये करना है, क्योंकि हम वही चीज का हम UI या कुछ भी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि जो हमें करवाना होगा कि भाई अगर तुम्हें हायर कर लिया, कल से तुम आओगे तो क्या करोगे, ये इस तरह का काम तुम्हें करना होगा। उसी का एक सैंपल बना के हम असाइनमेंट में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो हमने 500 लोगों को भेजा है या 1000 को भी भेजा है, आधों को तो रीड भी नहीं आता कि उन्होंने रीड किया है। समझ रहा हूं। अब कुछ लोगों को रीड आ जाता है और उसमें से लगभग 20 लोगों का रिप्लाई आता है। और कुछ लोग वहां पे भी शातिर होते हैं, वो कहीं से किसी का कभी कभी क्या होता है वो मैच कर जाता है, यानी किसी ने पहले कैंडिडेट ने बनाया उसने डाल दिया, पब्लिक कर दिया है, तो उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके वो चिपकाते हैं। ज्यादातर कोडिंग में होता है जो गिटहब पे सबको कोड मिल जाता है, वहां पे ये होता है, UI में इतना नहीं होता। तो वो वहां से भी मैच करते हैं, वो उसका दूसरे का कोड उठाया, अपने यहाँ पे क्लोन किया और वो हमें भेज रहे हैं। समझ रहा हूं। वहां पे वो टैकल हो जाए। मतलब इस तरह की हरकतें जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें लगता है कि हम तो नासमझ हैं हम इस फेज से नहीं गुजरे और हम ऐसे ही बन गए CTO या फिर जो भी टेक्निकल है, वो तो ऐसी हायरिंग हो जाती है। ठीक है, अब वो इस तरह की गिमिक करके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, पर इससे ये जरूर हो जाता है कि उस कैंडिडेट के लिए उस कंपनी में ब्लॉकेज लग जाती है कि लाइफ टाइम में
इस तरह की स्टुपिडिटी उसकी मार्क हो जाती है, फिर हम उनको दोबारा देखो कभी भी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करेंगे। उसका रीजन यही है कि अगर मुझे कैंडिडेट अगर मैं ढूंढ रहा हूँ और मेरे को नहीं मिले तो कोई आड़ा तिरछा भी होगा तो उसे भी रखेंगे। सही बात। लेकिन जब मैं एक पोस्ट निकाल रहा हूँ और जैसे ही वो पोस्ट निकालता हूँ मेरे को 1000 आ जाते हैं, तो मैं उनको क्यों एंटरटेन करूँ पिछले 1000 में जिनको मैंने रिजेक्ट किया था या जिन्होंने ऑफेंस किया था कि भाई मैं स्टुपिडिटी करके मुझे लगता है कि ये लोग बेवकूफ है, कुछ समझेंगे नहीं, एआई का जमाना, उन्हें नहीं पता कि भाई एआई इस पे भी लगता है तो वो ऐसे स्टुपिडिटी कर देते हैं तो वो पहले रिजेक्ट हो जाते हैं। और उसमें भी अपना कई कैंडिडेट ने अजीब अजीब तरह की पोस्टिंग करी है, हमने कुछ स्टेटमेंट दिया कि भाई ये करना है तो उसमें पहले उसकी भूमिका कॉन्टेक्स्ट वगैरह बना के ER डायग्राम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। मैं कहा कोड कहाँ है तुम्हारा, रनिंग कोड दिखाओ, वो सब उनका नहीं आता। और वो फिर हम उसका ही टेक्स्ट उठा के हम सर्च मार देंगे तो वो गिटहब पे अपने आप ले जाएगा हमें। तो जो लोग समझते हैं ना कि मुझे असाइनमेंट मिला मैं एआई से जनरेट करके सेंड कर दूं, एआई से जनरेट करो उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। एआई से जनरेट करोगे तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़े। एआई देखो आपको जब हम हायर कर लेंगे तब भी हम एआई से ही काम कराएंगे आपको। हम ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेट बंद कर दो, गूगल बंद कर दो, फिर टाइप करके दिखाओ, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो आप 2 महीने में काम करोगे वो 1 हफ्ते में करो। एआई आपको यूज करना है पर वो यूज करना आना चाहिए। असाइनमेंट देते हैं वो 4 घंटे में पूरा हो जाता है, उन टेक्निकली इससे ज्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं होता, चाहे आप 2 दिन का टाइम देते हैं उसमें, तो वो 4 घंटे में आप कर सकते हो। आप दोपहर को बैठो शाम तक उसे कर दोगे। एआई का यूज करो, उसको मोल्ड करो, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है उसी वे में बना के दो, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसी और ने गिटहब पे चढ़ाया हुआ है, आपने कॉपी कर दिया, आपसे कहा कि भाई इसको चला के दिखाओ तो आपको npm i लिखना नहीं आता, ठीक है, वहां पे एरर आएंगी, वो चलाना नहीं आता, आप उसको आप डिप्लॉय करके नहीं दिखा सकते, चल नहीं रही हैं चीजें, वो डिप्लॉय वो मैसेज डाल देते कि सर हो गया है, डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय में क्या कर दिया ब्लैंक पेज, एरर आ रही है, भाई एरर आ रही है तो सॉल्व करो ना। मतलब उस कोड को वो डाउनलोड करके चला भी नहीं पाते हैं, वो कहते हैं फिर हमें ये जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे जो उनका जो मिथ है मैं उन्हीं को बोलना चाहूंगा कि इस चीज को जो आप वहां से गिटहब से कोड चोरी कर रहे हो कोई इशू नहीं है, उसको आप अपने डेस्कटॉप पे 4 घंटे के अंदर आप चला भी नहीं पा रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको हायर कर ले। तो इसी चीज पे आपको वर्क करना है और डेफिनेटली आपको हायर किया जाएगा। चैट जीपीटी यूज मस्ट है, हम भी लिख के देते हैं, चैट जीपीटी यूज करो, डीप सीक यूज करो, जो भी एआई आप यूज कर सकते हो करो, लेकिन अपने वाइसनेस अपना यूज करना है, अपना दिमाग लगा के यूज करना है, प्रोडक्ट चले। आज की डेट में हम कहें कि आप कहीं से ट्रेवल करके आ रहे हो, मान लिया कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पैदल आएगा? नहीं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फास्टेस्ट ट्रेवल मोड पे ट्रेन से आएगा या बस से आएगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो पैदल आएगा या बैलगाड़ी से आएगा। तो वो तो हम नहीं चाहेंगे। आज हमने इनवाइट भेजा, व्हाट्सएप भेजा कि शाम तक आ जाओ, वो कह रहा है मैं तो पैदल आ रहा हूँ 50 किलोमीटर में, तो शाम तक आऊंगा। हम 50 किलोमीटर का मतलब ये समझते हैं कि भाई वो 2 घंटे में आ जाएगा। तो यही हम एआई का मतलब यही है और यही हम चाहते हैं हर कैंडिडेट से और हर कंपनी चाहती है, इसलिए एआई बनाया गया है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है सर। तो अभी जो हमने बात किया कि अगर मान लीजिए आप 5 ओपनिंग्स आपके पास है ना, तो उसमें अराउंड 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें से 5 लोग आप इस तरीके से आपने बताया कि आप इस वे में लेवल्स में आप फिल्टर करते हैं, असाइनमेंट्स भेजते हैं, देन उसके बाद उसको फिर वर्चुअल कनेक्ट करके देन रन करवाते हैं, प्रॉपर पूरा अंडरस्टैंडिंग आप लेते हैं। अब तो जो बाकी रिमेनिंग जो रह गए है ना, जो 995 जो लोग रिमेनिंग रह गए, वो ऐसी क्या गलती करते हैं कि वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाते हैं? सबसे पहला रीजन है वो इरिलेवेंट जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ क्वांटिटी डाली जा रही है। जैसे गवर्नमेंट्स में भी होता है कि भाई 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड पीओन की जॉब निकली है, उसमें अपने एमबीए ग्रेजुएट पीजी लेवल के लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वही केस हमारे साथ आईटी वालों के साथ भी हो रहा है। तो वहां पे इरिलेवेंट है। अगर हमने फिग्मा की यूआई यूएक्स की निकाली तो मंस्टैक वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमने मंस्टैक की निकाली तो कोई नॉर्मल आदमी भी उसको अप्लाई कर रहा है कि क्या पता हमारा लॉटरी निकल आए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम असाइनमेंट देंगे। आप अपना जो भी आपको करियर चूज करना है, आपको फिग्मा में जाना है तो फिग्मा एक्सपर्ट कर बनिए। यूआई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आड़ी तिरछी आप बस उसमें डंडे खींचती हैं, उसमें कलर डाल दिया। हम उनसे कहते हैं टाइपोग्राफी क्या था? हाँ, टेक्स्ट तो लिखा है, टेक्स्ट लिखने को टाइपोग्राफी नहीं कहते हैं, कलर डालने को हम कलर पैलेट नहीं कहते हैं। तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है और जिस चीज के बारे में आपने नॉलेज ली है, ट्रेनिंग ली है, उसी जॉब को ढूंढिए। पहले सबसे पहले इंटर्नशाला पे जाइए, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करिए, फिर आप लिंक्डइन पे आइए, वहां भी इंटर्नशिप मिल रही है, इंटर्नशिप मिलेगी, वहां पे आप करिए, प्रैक्टिस करिए, तब उसके बाद वही लोग आपको हायर भी करेंगे जो आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं। इंटर्नशिप पहला स्टेप होता है जब हम एक तरह से हम टेस्टिंग करते हैं कैंडिडेट्स की।
कुछ कंपनियां होती हैं फ्री में दे देती हैं, कुछ कहती हैं कि भाई हम 5,000 दे देंगे, पेड भी देते हैं, कोई कहता है कि नाम नहीं देंगे। देखो कंपनी के पास टाइम नहीं है 1,000 रिज्यूम्स पढ़ने का। अभी तो हमने ये कहा कि हम क्यों एआई लगाएं कि उनको पढ़ें और कौन रिलेवेंट है कौन रिलेवेंट नहीं है उसको छांटे, तो एआई लगाने की भी कॉस्ट हम नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ ये करते हैं कि सीधा सीधा कि भाई ऑटोमेटिक या एचआर लगी रहती है कि भाई उसको असाइनमेंट बना के रखें, असाइनमेंट दे दो, जो रिप्लाई कर देगा, जो सीरियस होगा वो रिप्लाई करेगा, असाइनमेंट जैसे पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और जॉब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो जो रिलेवेंट होंगे वही हमें रिप्लाई करते हैं, तो वो 1,000 कट शॉर्ट टू 20 हो जाता है। मतलब 20 असाइनमेंट आते हैं, उसमें से फास्टेस्ट जो आता है ना, सबसे पहले जो आता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलती है। रीजन ये है कि उसमें 2-3 चीजें हम टैकल हो जाती हैं इनडायरेक्टली। अच्छा, पहली चीज है कि जिसको आता है वो कर देता है, ऑब्वियस। जिसको नहीं आता वो सोचता है, 4 रिसोर्स लगाता है, दोस्तों से करवाता है, कभी कभी असाइनमेंट दोस्तों से भी करवा के भेजते हैं। समझ रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। लोगों ने अपने भाइयों से, बड़ा भाई उसका इंजीनियर है, उनसे असाइनमेंट करवा के दिया है। तो वहां पे जब हम उसे चलवा रहे हैं कुछ, जब फाइनल, हाँ ठीक है, हमने 1,000 में से 220 कैंडिडेट हमारे पास आए, उसमें से हमारे 5 का हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं सब फर्स्ट राउंड में, कि 5 को हम शेड्यूल कर लेते हैं इंटरव्यू। फिर उस टाइम पे सबसे पहले रिलेवेंस चेक किया जाता है, एचआर उसी टाइम पे फिल कर देती, जो हमने यूआई या जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके एटलीस्ट 90% के आसपास हों। सबसे पहले फर्स्ट बैच में हम 90% को देखते हैं। अच्छा। कि जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने डाली है उसके 90% किसने बनाया, फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है। अब उस इंटरव्यू में वो उनसे सबसे पहले कि भाई उन्होंने डिप्लॉय किया, चेक किया, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए कि ये प्रॉब्लम थी, कैसे हैंडल किया आपने, कैसे। कुछ उनसे ऑन द स्पॉट कोडिंग कराई जाती है, कुछ माइनर करेक्शन ट्वीक किए जाते हैं। अगर उसने वो कोड बनाया है तो वो इमीडिएटली कर लेगा। और इतने एक्सपीरियंस के बाद जब कोई सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है ना, उसी से पता चल जाता है उसको सिस्टम चलाना या नहीं आता। क्योंकि हम पहले 15 साल पहले हम ऑफिस में बुला के टेस्ट लिया करते थे, तो वहां पे उसमें लिखा था कि प्रेस एस्केप टू कंटिन्यू, या फिर जो पॉपअप आ रहा है उसमें एस्केप दबा दो। तो एस्केप बटन ढूंढने के लिए, इसमें एनआईटी की लड़की थी वेस्ट बंगाल से, अच्छा, उसको एस्केप बटन नहीं मिला। तो ऐसे इश्यूज होते हैं। ओके। अगर कैंडिडेट को बोलें कि भाई ये सर्च करके आप मेरे को मेल अटैच करके भेज दो, मेल अटैच नहीं हो। 4th ईयर में स्टूडेंट्स जो हैं लैपटॉप खरीदते हैं ऐसे 4th ईयर में। हाँ, तो करेंगे कब? 4th ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप की थी, लखनऊ साइड के कुछ लड़के थे इंटर्नशिप के लिए, वो 3rd ईयर में बात करके गए। 4th ईयर में जब आए, 3rd ईयर में आए इसी गर्मियों की छुट्टियों में, बात करके गए। वो फिर 6 महीने बाद इंटर्नशिप के लिए, वो मैंने पेड लिया था क्योंकि उनकी वो समझ गया था, मैंने उनसे फीस ली थी इंटर्नशिप देने की, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट करने वाले थे। फिर मैंने कहा आपको लैपटॉप लेके आना है अपना, जो भी लाओगे, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा रिसोर्स वेस्ट नहीं करने हैं तुम्हारे लिए, बिकॉज कि तुम जब उस टाइम कोरोना से पहले का टाइम था तो फिजिकल वर्क्स होते हैं, मतलब ऑफलाइन ही होते थे। तो अब तो हम वर्चुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्चुअल हायरिंग भी वर्चुअल कर रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ रहो, कोई इशू नहीं है, हमें आप काम करके दो। तो वो लोग उस टाइम पे ब्रांड न्यू लैपटॉप खरीद के लाए थे 4th ईयर में। मैं क्या बोलूं। तो ऐसे देखो, समझदार लोग नहीं है वो, जिस लेवल के कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में भी ऐसा ही पढ़ाई हो रही है, और जैसा चल रहा है वो फिर मतलब वो रैंक की बेसिस पे तो वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं है, वो जस्ट की हो गया है कि भाई अपने खेत में ही तो बनाया है वो कॉलेज। तो प्लीज ऐसा मत करिए कि मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारी एजुकेशन जो आईटी में, सबसे पहले एजुकेशन की बात करें, उसमें कड़वा फैक्ट ये है कि आईटी में आपको टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे कभी। उसका नंबर 1 रीज़न ये है कि मैं अगर समीर से ही बोलूँ कि अगर उनका 10 लाख का पैकेज है तो क्या वो 5 लाख के पैकेज में किसी स्कूल में पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है कि आपके पास इतना अच्छा पैकेज है, कुछ भी है। कॉलेज वाला आपको 5 लाख देने वाला है, वो कहता है पढ़ाना ही तो है, तो बेवकूफ बच्चे हैं, इनको जो मर्जी बोल देना। तो अब 5 लाख वाला ढूंढेंगे, वो तो कौन आएगा? उन्हीं स्टूडेंट्स में से बीटेक वाला या उन्हीं में से हायर कर लेंगे जो वहीं पे लटक के पास हुआ है, वही वहाँ पढ़ाएगा। भाई ठीक है, बीटेक के बाद एमटेक कर ली। पोस्ट ग्रेजुएशन ज्यादातर इंडिया में जो करते हैं वो टीचर ही बनते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन आईटी जो 90% केसेस में आप कभी कंपनीज में देखेंगे, जितनी भी आप कंपनीज देखी होंगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत कम लोगों ने की है। जितने भी बीटेक की है, अगर अच्छा उन्होंने सही से नॉलेज आ गई है तो उनको जॉब मिल जाती है। अब हमने ग्रेजुएशन या कोई भी स्टडी किस लिए की है?
टू गेट अ जॉब। सही बात। अब वो जॉब मिल गई है तो फिर पीजी क्यों करें हम। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये मेरे व्यूअर भी ज़्यादा पूछते हैं कि भाई हम लोग अप्लाई तो करते हैं जॉब्स के लिए, हमारी प्रोफाइल भी सेम होती है कि अगर मेरे पास जॉब ओपनिंग एक यूआई डेवलपर के आया है, यूआई डेवलपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी मेरा जो रिज्यूमे है वो स्टैंड नहीं हो पा रहा, मुझे कॉल नहीं आ पा रही है, तो वो लोग ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको कॉल्स नहीं आ रही है? देखो, आधा पेज का रिज्यूम्स आएगा तो उसको कैसे स्टैंड कर पाएंगे कोई चीज। उन्होंने कोई अपने 5 से 10 कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं, कॉलेज के प्रोजेक्ट हैं। अगर मेरे को एक कॉलेज से वो आ रही हैं एप्लीकेशन, सबका एक ही जो उन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम या कॉलेज की वेबसाइट बनाई है वो सभी ने बनाई है, उसमें सिर्फ अपना नाम और फादर का नाम चेंज होता है, रिज्यूम सेम होता है। जो हमने रिज्यूम्स देखे हैं तो उसमें ये मिस्टेक्स मिल रही हैं। बाकी बड़ी बिग शॉट कंपनी जो है टीसीएस वगैरह, वो अलग तरह से फिल्ट्रेशन कर लेती हैं, वो टॉप कॉलेजेस में ही जाती हैं, वहीं से उठा रही हैं, तो उनके पास ये नहीं। उसके बाद जो दूसरे लोग बचते हैं वो हमारे पास आते हैं, दूसरी जगह हायरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ चल रही है। उनका रिज्यूम ही इतना अच्छा नहीं है और उसमें फिर आपने कुछ रिलेवेंसी नहीं लगाई है, आपने कोई कोर्स नहीं किया। अच्छा सा कोर्स क्या किया है, कॉलेज ने एक प्रोवाइड कर दिया कि 5,000 में ये वर्कशॉप हो रही है, आपने कर ली, वहां से कोई रिलेवेंसी नहीं आएगी। तो ये इश्यूज आते हैं। तो आपके पास 5 से 10 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि एकेडमिक प्रोजेक्ट्स ना हो। आपको सबसे पहला स्टेप है, आप अपने कोर्स करना है, जो भी आप जिसमें आप स्पेशलाइज जिस प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने आप को ले जाना, आप फिग्मा में यूआई यूएक्स में ले जाना चाहते हैं, आप उसको करिए। हर चीज को आप जस्ट एक हॉबी है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं वो कर रहा हूँ, तो वो नहीं होता। आपको लगता है कि यूआई यूएक्स की आपको समझ है, पहले उस सब्जेक्ट को समझिए, फिर उसको आप यूडेमी से 500 रुपए का कोर्स कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। उस कोर्स को आप 2 बार देखोगे, आपके दिमाग खुल जाएगा अच्छे से कि भी एग्जैक्टली यूआई यूएक्स होता क्या है। करेक्ट। उसके बाद आप एक इंटर्नशिप करिए, उसमें पैसे कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है डजेंट मैटर, कि आपको 1,000 रुपए मिलेंगे या 10,000 रुपए मिलेंगे या 0 मिलेंगे। आप इंटर्नशिप करिए, उससे क्या होगा कि आप एकेडमिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल के किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे। सही बात। आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का, टाइमिंग का और मिस्टेक्स का पता लगेगा। कॉलेज में आप जाके कुछ भी गंदा बना के ले जाओ, कोई भी चीज का फेलियर हो, किसी भी चीज का आप बहाना लगा सकते हो। हमें ये बहाने लगाए जाते हैं। मतलब अभी लेटेस्टली एक इंटर्न हायर किया, उसने कुछ करेक्शन की और उसमें वो चीज़ थी नहीं, कहता सर मैंने बनाई थी, इसमें उड़ गई। मैं कहा चलो अच्छा, मैं कहा इसीलिए फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर इन्वेंट हुए हैं कि अगर तुमने जो सारी वर्जन हिस्ट्री खुलवा दी मैंने उससे, मैं कहा वर्जन हिस्ट्री में दिखाओ किसका, मैं कहा तुमने बनाई है, मैंने देखी है, मेरे पास सिर्फ व्यू राइट है, तुम्हारे पास एडिट राइट्स हैं। फिर उसमें किसी थर्ड पर्सन ने कैसे डिलीट कर दिया। तो क्या मोस्ट चैलेंजिंग वर्क लगता है सीटीओ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है जो लेमन है, जो हमारे क्लाइंट्स कह सकते हैं या फिर जो स्टार्टअप ओनर्स होते हैं या प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, वो लेमन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको जो क्या होता है, वो हमसे सलाह लेने के बाद हमारे पर ट्रस्ट कभी नहीं करते। वो ट्रस्ट करते हैं जो सैटरडे नाइट बियर पार्टी में जो उसका फ्रेंड बोल रहा होता है। अच्छा। तो उसने जो बोला वो सही है, उसने सही सलाह दी है, लेकिन जो हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, जो भी हमारी टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे हमने जो बताया उसको वो हमेशा मानने को तैयार नहीं होते कि भाई जो उसने बताया है कि वो सही है या नहीं है, या वो टेक्निकली उस चीज को असेसमेंट डाल अपने मन में सोचें कि भाई ये पॉइंट्स उसने बोले कि जेन्युइन है या नहीं है, सीधा उससे डिस्कस करते हैं। और उसने किसी भी चीज पे कुछ भी पिन मार दी तो वो उसको मानेंगे कि नहीं जी इसने झूठ बोला है, या इसने गलत मेरे को वो बोला है कि नहीं ऐसे करो। अच्छा। ऐसे नहीं ऐसे करो। इसका एक ने उसने कहा कि गिट में ना, जो हमारे डेवलपर्स हैं गिट में कई ब्रांच बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, हाँ स्क्रैप है उसको हमें गिट में ज्यादा ब्रांच बनाने से ना वो हैक हो जाता है। ये कैसा? वो मेरे ऊपर चढ़ गया कि वैसे इतनी ब्रांच क्यों बना रखी। अरे डेवलपर है जो भी छोटी मोटी उसने टेस्टिंग की बनाई, उसको कोड को सेव करने के लिए नई ब्रांच में डाल दिया, दैट्स इट। लेकिन वो तो चढ़ गया जी, क्यों बना रहे ब्रांच, हैक हो जाएगा, उसने कहा हैक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो ऐसी चीजें ज्यादा झेलनी पड़ती है हमें। और कई बार एक ऐसी टेक्निकल चीजें ज्यादा इश्यूज आते हैं कि भाई वो जिसकी जरूरत नहीं है उसको वो बॉदर ज्यादा करते हैं, जिसकी जरूरत है उसकी नहीं। ओके। प्रोजेक्ट हमें बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, मतलब उनके क्लाइंट्स के लिए जो उसका यूजर होगा। अगर यूजर हमारा एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड के हिसाब से हमें सबसे पहले ऐप बनानी चाहिए, एंड्रॉइड ऐप हमारी पहले बननी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो स्टेक होल्डर है या जो ओनर है उसका फ्रेंड सर्कल iOS पे है, वो iOS का फैन है,
तो iOS ऐप पहले बनवाता है। अरे भाई आप अपने लिए बना रहे हो कि नहीं, वो भाई पहले तो उसकी ऐप उसके दोस्त देखेंगे ना, यूजर बाद में देखेगा, वो देखेगा, वो उसके लिए एक प्राइड का सिंबल है, उसको व्हाइट एलिफेंट मान के चलता है, जो भी आएगा वो सुन हिला के उसका स्वागत करेगा, वो ऐप वही व्हाइट एलिफेंट हो जाती है। हाँ, वो डेफिनेटली ऐसी कंपनियां यही होती हैं, पर उसको तो अपना प्राइड होना है कि मैंने ऐसी ऐप बनाई है। सबसे पहले देखो फ्रेंड एंड फैमिली में दिखाते हैं, अगर उसका ऐसा सर्कल है कि उसके पास आईफोन है और 90% उसके दोस्त जो है ना आईफोन पे होते ही होते हैं, तो वो उनको भेजेगा। और हमने भेजी ऐप एपीके बना के भेजी एंड्रॉइड की, वो iOS में बांट दी और कहता है ओए ये तो चल नहीं रही क्या बना के भेजा, मेरी बेइज्जती करा दी। मैं स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने कहा यार ये iOS कितना लग रहा है, क्या चक्कर है, iOS में डाली आपने। इतने मतलब ऐसे लोग मतलब ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये इतने ही टेक्निकल नॉलेज होती है, एक्सटेंशन क्या है फोन का है, वो बिजनेस मैन होते हैं, उनको बिजनेस करना है, उनके पास आइडिया है, उनके पास पैसे हैं, या कहीं से वो फाइनेंस करके ला रहे हैं, जिस भी तरह से लेके आ रहे हैं, पर उनके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है। और उसी के लिए हम लोग हैं जो कि सही गाइडेंस करते हैं। और सबसे पहले ये भी देखा जाता है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके लिए क्या चलाना है, और कितना इजी टू हम उसके मोबाइल में जा सकते हैं, कितना शॉर्ट ऐप होना चाहिए, और क्या फीचर पहले लाएं। फेज प्लानिंग, पीओसी, जैसे स्टार्टअप में 3-4 चीजें होती है, पीओसी होता है, फिर एमवीपी होता है, फिर बीटा लॉन्च होता है, फिर हम प्रॉपर लॉन्च की तरफ भी जाते हैं। तो ये फेजेस में हम चीजों को डिवाइड करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, जो बाद की फीचर है 5 साल बाद आनी है, उस पे आज काम कर रहे होते हैं, जो जिनके डिले हुए हैं ना प्रोजेक्ट, वो 5 साल बाद की फीचर पे आज काम कर रहे हैं। भाई पहले आपका प्रोजेक्ट आए, लोगों के हाथ में पहुंचे, वो यूज करें, क्या गलतियां हैं, कैसे रिफाइन। देखो प्रोजेक्ट के 5 साल बाद वो क्या शेप लेने वाला है, वो आज हमें नहीं पता। करेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई यूजर ऐसी फीचर मांगेगा, कोई जो फीडबैक हमारा लाइव मिलेगा ना, वो हम उस वे में हमें मोल्ड करना पड़ता है। अगर यूजर को वो फीचर चाहिए और वो 50 यूजर बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी रीच डाउन हो रही है, या फिर यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा टाइम ऑन प्लेटफॉर्म कम होता जा रहा है, तो वो हमें फीचर डालनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि हमारे जो फ्रेंड एंड फैमिली है वो ऐसा चाहते हैं तो हम बनाते हैं, नहीं। तो ये भी जो कुछ लोग होते हैं जो रिच फैमिली से होते हैं, उन्हें लगता है कि यार मेरे को तो वो उनके लिए वो प्रोजेक्ट नहीं होता, वो व्हाइट एलिफेंट होता है कि हम दिखा रहे हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली, हमारा जो लड़का है वो स्टार्टअप बना रहा है और ऐसा बना रहा है। और वो स्टार्टअप में फ्रेंड फैमिली, चाचा ताई नाना जो भी है उनके, वो सब आईफोन पे हैं, तो उनके लिए वो ऐप उसको बनवानी है, वो नहीं देख पाएंगे, तो कैसे पता चलेगा लड़का क्या कर रहा है। तो ये रिच किड जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। वो इस तरह का प्रोडक्ट, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनवाने के लिए बनवाते हैं, वो चलाते नहीं है, उससे कभी उनको अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो उस मोड में उन्होंने डिजाइन ही नहीं करवाया, वो अर्निंग करेगा। सही। तो ओके, तो प्रॉब्लम ये है मोस्ट कि ऐसे नॉन टेक्निकल आपको बंदे मिलते हैं और उल्टे जैसे ब्रांच बनाने पे हैक हो जाता है, तो ये सब बहुत सरदर्दी आप भी बोलते हैं इसके लिए मैं क्या बना ये मतलब बाकी किसी भी टेक्निकल कोई टेक ग्रेजुएट है उसको समझाना है, जूनियर है, कितना ही टफर है, उसको समझाना काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू ऐसे वाले लोग। और स्टेक होल्डर है, उसको क्या बोले, सही है कि भाई वही पैसे देने वाला है, पे चेक तो वहीं से आएगा। अब उसको क्या बोले कि भाई तू बंद कर दे कंपनी, तेरे बस की नहीं है चलानी, तो उसको ये बोला नहीं जा सकता, क्योंकि फिर हमारे ही स्टेट पे लात पड़ेगी, तो वही वो करना पड़ता है, भाई जो कह रहा है वो कर रहा है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स ना काफी हमने बनाए हैं जो स्टार्टअप होते हैं कि भाई हम बनाने के लिए स्टार्टअप बना रहे हैं, पर वो एक्चुअल में कभी वो फ्रूटफुल होगा, 1 रुपए की अर्निंग देगा नहीं, पर वो बनाए जा रहे हैं, कभी किसी भी तरह से उसको फाइनेंस आ रहा है, कहीं से उसको पेमेंट एडजस्ट करने के लिए स्टार्टअप बनाया है उसने, या फिर कहीं से लोन लेने के लिए स्टार्टअप बनाया है, कई तरह के पर्पसेस बैकएंड में चल रहे होते हैं, उस वजह से चीजें बना रहे हैं वो लोग और कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि जो अपनी हार्ड एंड मनी है वो भी उनकी वेस्ट हो रही है, बिकॉज कि उन्होंने ओवर पावर जो स्किल है कि भाई हमने 5 साल वाला 10 साल वाला नोड का डेवलपर हायर कर लिया, ये कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट आपके पास नहीं होगा, तो प्रोडक्ट किस तरह बनाना है, क्यों बनाना है। एक प्रोजेक्ट अभी हमारे पास आया था, उसमें फीचर अजीब सी बन गई। देखो अपने पेमेंट गेटवे लगाना ठीक है, डेवलपर को आता है, लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप हमारे को पार्टनर को ऑनबोर्ड करा रहे हो, अच्छा, पार्टनर को ऑनबोर्ड कराते ही आप उससे पैसे क्यों मांग रहे हो। पार्टनर पहले उसने डिटेल डाली, अगली स्क्रीन पे ओटीपी डाला, अगली स्क्रीन पे आपने पेमेंट मांगी,
बंद कर देगा वो, कहेगा मैं नहीं डाल रहा। भाई पहले ऑनबोर्ड कराओ, उसको लीड्स दिखाओ, लीड आएंगी जब भी तो पार्टनर हमारा ऑनबोर्ड होगा, वो देखेगा लीड्स आती है नहीं आती। अब पेमेंट चाहे आप 1 रुपया भी ले रहे हो, कहते नहीं हम 1 रुपया कर देंगे, मिनिमम तो हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि फीचर ऐसी डिजाइन हो गई है। 1 रुपया कर देंगे, हम उसे 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए नहीं मांग रहे, 1 रुपया मांग रहे हैं, पर 1 रुपए में वो हिच तो आ गया। सही बात। आपने टेक्नोलॉजी लगाई, आपका पेमेंट गेटवे सही काम कर रहा है, लेकिन वो गलत फीचर गलत जगह गलत टाइम पे लगा दी गई है, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं बनाया गया है, और वो वाली ऐप 3 बार रीडेवलप हो चुकी थी। और उससे बात की तो मैं कहा लाओ जी फीचर लिस्ट, क्या आपका बैकलॉग है? किसी के पास भी आज तक कोई भी टेक्निकल फीचर लिस्ट नहीं मिली कि वो ऐप बनवा रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। और उनके पास एक लिस्ट हो कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये यूजर को चाहिए, ये पार्टनर को चाहिए, और ये मेरे एडमिन पैनल में ये फीचर होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिला। किसी के पास ऐसी शीट आज तक नहीं मिली। उनके पास वो पीपीटी जरूर मिलेगी जिससे वो फंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्ट है। दैट इज गुड कि उस पीपीटी के दम पे वो फंडिंग ले भी लेंगे, और वो ले भी रहे हैं, कुछ हद तक ले भी आए हैं, फ्रेंड एंड फैमिली को या दोस्तों को पटा के उन्होंने किसी तरह ले लिया उस पीपीटी के दम पे। दैट इज परफेक्ट। पहला स्टेज उन्होंने परफेक्ट कर लिया, लेकिन जो अगला स्टेज है कि वो 3 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 साल की स्ट्रगल के बाद भी उनके पास वो लिस्ट नहीं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब आपके पास बनाना क्या, जब आपके पास लिस्ट होगी, वो बैकलॉग लिस्ट, तभी आप डिसाइड करोगे कि आप उसको फेज वाइज कैसे करोगे। और लिस्ट नहीं है तो फेज वाइज कैसे बनाओगे, किस फीचर को आपको बाद में बनाना है, किस फीचर को पहले बनाना है, हम पीओसी में क्या डालें, एमवीपी में क्या डालें, बीटा रिलीज में क्या होना चाहिए, फिर बाद में क्या रिफाइनमेंट होनी है, वो फेजेस वाइज हमारे पास नहीं है। तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं हो सकते। बता रहे 3 साल से अभी बन रही है, आपका पर्पस ही नहीं पता। पहली कंपनी से बनवाई 50,000 में, दूसरी कंपनी से बनवाई 2 लाख में, तीसरी कंपनी से बनवाई 5 लाख में, इस तरह से वो तुड़वा के बना। भाई वो छठी कंपनी भी आप यूज कर लोगे तब भी यही होने वाला है, बिकॉज आपके पास लिस्ट नहीं है कि आपको क्या बनवाना है। जब आपके पास लिस्ट होगी आप शॉर्ट आउट करोगे, जो भी टेक्निकल आदमी वो शॉर्ट आउट करके दे सकता है। हाँ। अभी होता क्या है नॉर्मल सिनेरियो में कि भाई मेरे पास एक स्टार्टअप है, मेरे को आइडिया है कि भाई मेरे को एक प्रोजेक्ट बनवाना है, मैं क्लीनिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूँ या कार वॉशिंग शुरू करना चाह रहा हूँ, उसको मेरे को डिजिटल प्रोसेस में डालना है, मेरे को उसमें वेंडर एंड ऑन बोर्ड कराने पड़ेंगे, ये करना वो करना। तो वो लिस्ट नहीं होती, वो सीधा कहते हैं कि ये वाली कंपनी 70,000 में बना रही है या 80 में बना रही है, आप कितने में बनाओगे ये पूछ देते हैं। पर मैं कहा फीचर लिस्ट क्या है आपकी, उस फीचर टेक्स्ट टैग क्या है, क्या ऑडियंस है, क्या नहीं है, किस रीजन में काम करोगे, वो उनके पास कुछ नहीं होता। तो इस सिनेरियो की वजह से गड़बड़ होती है, प्रोजेक्ट यहीं पे खराब हो जाते हैं। इसी चीज को मैं बस उनको सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लोगों, कुछ लोग हैं धीरे धीरे उस चीज को समझ रहे हैं, उसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। अदरवाइज वो फिर वो व्हाइट एलिफेंट बन जाता है, वो दोस्तों को दिखाते हैं, क्योंकि देखो पेमेंट गेटवे फ्री में लगा दिया उन्होंने, अब वो 1 रुपए की भी पेमेंट कर दी तो वो यूजर नहीं आ रहा, उसका पार्टनर नहीं आएगा। पार्टनर को जब तक देखो हर आज की डेट का जमाना है, वो खुद भी सारे जो भी उनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है सब फ्री है, लेकिन उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो उन्हें पेड चाहिए। पहले दिन कोई आए तो मेरे को पैसे देंगे। इवन उन्होंने लीड्स डालने के लिए कि मेरे को कूलर साफ करवाना है, मेरे को एसी सर्विस करानी है, उसके लिए भी 10 रुपए चार्ज कर दिए कि लीड डालोगे तो 10 रुपए। लीड ही तो हमारा भगवान है, लीड होगी तभी तो हम उनको बेचेंगे। वो जो सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास पार्टनर्स जो ऑनबोर्ड होंगे वो पैसे देंगे, जब उन्हें हम धंधा देंगे तो वो हमें वो करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं नहीं पैसे पहले आते मतलब इस तरह के माइंडसेट में जब काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे इंडिया में स्टार्टअप बन रहे हैं, और वो उनकी मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है कि जो हम कहते हैं ना कि प्री सीड से पहले ही मर गए, उनका हमें पता भी नहीं है। यही कुछ आए जिनको हमने प्लेटफॉर्म पे देखा, किसी ने यूज किया और फिर वो 2 साल बाद गायब हो गई, वो तो हमें पता है। पर जो लोग डेवलपर के लैपटॉप में ही और उसके मोबाइल में खत्म हो गई है, उनका किसी को नहीं पता है। तो आप सर एज अ सीटीओ हाउ यू बैलेंस योर कोडिंग और मैनेजमेंट, आप बैलेंस कैसे करते हैं इन दोनों चीजों को? कोशिश की जाती है, लेकिन कोडिंग पार्ट थोड़ा सा कम हो जाता है जब इतनी चीजों को देखना होता है और ऐसी चीजों से डील करना पड़ता है। मतलब कोडिंग में और सबसे डम हमारा एम्प्लॉय है, अगर उससे भी डील करना पड़े वो इजी होता है क्योंकि वहाँ चीजें लॉजिकली चलती है। इफ एल्स सारा हम लगा रहे हैं, लूप चला रहे हैं, हम उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। जो ये है हमें पता है कि ये ऐसा हो गया है तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ गड़बड़ है तो ये उसको हम
इजीली कर लेते हैं, लेकिन असली नी के साथ इसका चैलेंज हम चैट जीपीटी से भी नहीं निकाल सकते। कोडिंग का चैलेंज तो निकाल लेते हैं, उनको कैसे समझाएं कि भैया ये चीजें गलत हैं, ऐसे किसी की भी बात मान लिया, आप थोड़ा सोचो तो सही। आप चीजों पे बस ये ध्यान दे रहे हो कि यार कोडिंग कितनी अच्छी है, आपने कोड को क्लीन रखना एक अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हमारी फीचर बन जाए तब हम क्लीन कर लें। फीचर हमारी बनी नहीं, उसको क्लीन करते रहेंगे तो जल्द से ज्यादा स्टैंडर्ड्स भी हमारी चीजों को डिले करते हैं। ओके बहुत बढ़िया पॉइंट है सर आपके, मतलब हम लॉजिकली तो वी कैन से कि हम लोग उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, बट जो बिल्कुल डम है पहले ऐप बनाने से पहले उनको पेमेंट चाहिए तो कैसे हो सकते हैं। अच्छा तो सर ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बहुत पहले से है कि सीटीओ बनने के लिए करना क्या पड़ता है? सीटीओ बनने के लिए सबसे पहले तो काफी तरह के प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, और प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एमएनसी में काम करके आप सीटीओ बड़ी मुश्किल से बन पाते हो। अच्छा। या फिर आप मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे बन पाओगे। रीजन ये है कि वहां पे प्रोजेक्ट्स होता है बहुत बड़ा। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में आपके पास 0.1% का काम होता है डेवलपमेंट का, जिसके पास भी आ रहा है, जितने भी उसमें 100, 150, 200, और वो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता है। इंडिया में कुछ और काम आएगा, बैकएंड का कहीं और है, यूरोप में कहीं और होगा, यूएस में कहीं और। हाँ, आप उसके पूरे प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है आप कभी नहीं जान पाओगे। आप मिडिल लेवल कंपनीज में काम करोगे तो आपको प्रोजेक्ट में पता हो जाएगा फिग्मा क्या है, यूआई यूएक्स क्या है, या जिसमें भी एडोब एक्सडी में जिसमें भी बना रहे हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। आपको फिर आर्किटेक्चर बनाना है, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपने एपीआई का डिजाइन करना है। तो ये सारे पार्ट जो हैं हमारे, अगर हम इन सबको डिवाइड करें तो लगभग 20 तरह के काम बनते हैं। अच्छा। और वहां पे 200 लोग होते हैं काम करने के लिए इस 20 तरह के काम में। तो किसी को भी पूरा सिनेरियो समझ नहीं आएगा। जब तक आपको पूरा सिनेरियो समझ नहीं आएगा प्रोजेक्ट का, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपको एक सिनेरियो आएगा कि भाई जो एपीआई डिजाइन कर रहा है वो एपीआई ही डिजाइन करता जा रहा है पूरे सालों में, 5 साल फिर बेटर एपीआई डिजाइन कर रहा है, उनकी स्ट्रक्चरिंग कर। आज अभी तो हमारे डेवलपर्स को एपीआई की स्ट्रक्चरिंग नहीं आती, वो थंडर उसी में अंदर करते रहते हैं, वो पोस्टमैन भी नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कई इन्होंने काम किया, उनसे पूछा भाई किसी ने काम कर लिया 2 साल तक ऐप चलाई है और काम कर लिया, हमने कहा कि ठीक है अपना दिखाओ कोड, दिखाओ क्या एपीआई बनाई है। एपीआई तो उसी के अंदर है। मैं कहा पोस्टमैन कलेक्शन का नहीं है, पोस्टमैन डाकिया जो लेके आता है। अब पोस्टमैन पूछ लो तो भैया वो फ्रेशर से सलाह लेंगे, पोस्टमैन कलेक्शन नहीं है तो उसके बिना कैसे काम होगा कि हमने कितनी एपीआई टेस्टिंग कैसे होगी। तो ऐसी चीजें ये इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकली तो आसान है, लेकिन ये सारी चीजें समझना और यही अब एमबीए ग्रेजुएट है, वो अपने डैडी का बिजनेस संभाल रहा है, या फिर उसने 10 साल काम कर लिया किसी तरह सेल्स में, मार्केटिंग में, वो मार्केटिंग सेल्स भी अच्छी रखता है, तो वो पीपीटी अच्छी बना पाएगा। पर उसको क्या पता पोस्टमैन, उसकी गलती नहीं है। पर वहां पे अगर उसने टेक्निकल टीम, उसने फ्रेशर हायर कर ली या वो कर लिया, अब उसको पोस्टमैन ही नहीं आता तो क्या करे। सही बात। अब पोस्टमैन बस लिंक है, वो एक यूआरएल दे दिया, वो व्हाट्सएप पे खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दिया कि ये लगा लो, ये चल जाएगा। अब ये पूरी लिस्ट होती है, हर चीज की क्वालिफिकेशंस होते हैं, टोकन्स होते हैं, तो वो कुछ उन्हें पता नहीं है। फ्रेशर है ऑब्वियसली, 3 साल मतलब 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, उसे क्या पता, वो तो उसी लेवल का काम करेगा। तो वहां पे उनको ये जो चैलेंजेस हैं जिन्हें पता नहीं है, उस तरह की टीम हायर कर ली। कईयों को मैंने देखा है कि 6-6 महीने 2-2, 3-3 लाख रुपए की उन्होंने सैलरी दी और फिर टीम डिस्पर्स करनी पड़ी, बिकॉज कि भाई उनको पैसा बहुत है, पैसा लगा दिया, इन्वेस्टर से लेके आए हैं, घर से लेके आए हैं, पता नहीं कैसे किया है, लेकिन वो पैसा लगा के वेस्ट किए जा रहे हैं और उनको कोई सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। रीजन उसका यही है कि उन्होंने कहा कि मैंने उसको हायर किया, बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था, टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। मैं टेक्नोलॉजी डायरेक्टर भी होगा तो वो एक पोर्शन में, रीजन में काम किया उसने। पूरे प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले कम मिलेंगे वहाँ पे। इसी वजह से सीटीओ जो होता है उसको सारे ओरा पे काम करना, यूजर फीडबैक पे भी काम करना है कि यूजर को क्या चाहिए। तो प्रोडक्ट मैनेजर से भी उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, स्टेक होल्डर से भी इंटरेक्ट करना है, सीईओ से भी करना है, यूजर की भी सुननी है, जो हमारे जो यूजर्स आ रहे हैं उनकी क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, टेक्निकल टीम को बैलेंस करना होता है। तो 4-5 जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस करके वो प्रोडक्ट बनाता है। तो ये इस चीज की ट्रेनिंग के लिए आपको मिड सेगमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, तब आप इजीली सीटीओ बन सकते हो। और 4-5 प्रोजेक्ट करोगे आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। हम लोग एसी में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए सोचते हैं भाई बड़ी कंपनी का सीटीओ, इसका करोड़ों का पैकेज है। रियलिटी ये है
कितने सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे होती हैं, टेक्निकल टीम, यूजर्स, फिर उसके बाद मैनेजमेंट टीम, फिर स्टेक होल्डर्स, इन सबको मैनेज करना। तो स्टेक होल्डर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं डम वाले स्टेक होल्डर पूछते हैं कितनी ब्रांच बनाई एक ना हो जाए। मीटिंग देखो, स्टेक होल्डर की मीटिंग में ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होते। आपकी जो टेक्निकल, हमारी जो टेक्निकल मीटिंग होती है, हम अपनी जूम कॉल करेंगे तो हम टेक्निकल पूछेंगे ये कैसे बनाया, ये फीचर क्यों नहीं बनाई, ये क्यों नहीं चल रही, ये ऐसे डिजाइन क्यों कर दी, उसका स्ट्रक्चर क्या गड़बड़ है, दैट इज टेक्निकल। वहां पूछेंगे वो अजीब अजीब क्वेश्चंस कि भैया मेरे दोस्त की वहां पे ऐप क्यों नहीं डली है, मेरी तो बेइज्जती करा दी तूने, या फिर फीचर्स की डेडलाइन वो इतनी जल्दी मानेंगे कि भाई वो उनका कैलकुलेशन क्या होता है कि भाई एक लेडी जो है एक चाइल्ड को बर्थ देती है 9 महीने बाद, तो हम 9 को लगा देते हैं ना, तो इस कैलकुलेशन पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई 4 डेवलपर ले लो, 5 ले लो, अभी मेरे को 1 महीने में काम करके दे दो। कुछ चीजें होती हैं कि सीक्वेंस में चलती हैं, उसका उनको डेडलाइन का मतलब नहीं पता। उन्हें पता है, चाहे वो प्रोजेक्ट जब डिसाइड करें, जब डिस्कशन हो, उसमें वो 3 महीने लगा देते हैं। मैं आज यहाँ भेजूँ, यहाँ भेजूँ। जिस दिन वो उस पे आते हैं कि भाई हमें फीचर चाहिए, डिस्कशन किया, 1 महीने में चाहिए मेरे पास। जिस दिन हमसे हमने फीचर पे बात करनी शुरू की, टोटल उस चीज को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन 3 महीने उसने जो डिले किया उस पे ओके नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, उसका डिले नहीं। उसने कहा कि भाई जिस दिन वो फाइनल करेगा ना, अब मेरे को 1 महीने में चाहिए, 3 महीने नहीं दूंगा अब मैं। वो जो डेडलाइन फिक्स करनी नहीं आती, वो समझते हैं कि भैया एक जो है एक बेबी की डिलीवरी जो 9 महीने में होती है, तो 9 लेडी को लगा दो, 1 महीने में हो जाएगी। वो वाला लॉजिक सीरियसली लगाया है। और मैंने कई वेंडर से भी काम कराते हैं, कई बार ऐसे नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा वेंडर्स में भी कराते हैं, उन्होंने भी लिख के दिया मेरे को प्रॉपर व्हाट्सएप पे, देखो ये जो तुम्हारा मांग रहा है ये, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई 9 लेडी लगा देंगे, 10 लेडी लगा देंगे तो 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। कुछ चीजों का सीक्वेंस होता है, यूआई बनेगा, फिर फ्रंट एंड डेवलपर काम करेगा, फिर एपीआई बनेगी, दोनों क्लब करेंगे, टेस्टिंग होगी। थोड़ी कि हर जगह हम 5-5 डेवलपर लगा देंगे और काम हमारा 1 महीने में हो जाएगा। वो कहता है कि एक फ्रंट एंड एक डेवलपर, अरे 2-2 कर लो, 4-4 कर लो। इंटरडिपेंडेंसी भी होती है। प्रोजेक्ट जो जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है तब हमें लगानी पड़ती है, लेकिन जरूरत से छोटे प्रोजेक्ट को स्पीड अप नहीं किया जा सकता, तो वो भी सबसे अल्टीमेटली यही आता है रिजल्ट की लेमन से डील करना। जो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट, इन्हीं से डिफिकल्टी मिलती है। जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है वो हमेशा इजी होता है, वो 1-2 महीने में उनके साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है कि हमें क्या चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी का वो है, उससे हम अपना ट्यून अप कर सकते हैं। उसकी स्टुपिडिटी जो हमारा जो स्टेक होल्डर है उसको हम कभी टैकल ही नहीं कर पाते। कब उसका दोस्त उसको क्या सलाह दे देता है, वो आके अपनी मीटिंग में उसी फ्रस्ट्रेशन को निकाल देता है। सो गाइस, ये है एज अ सीटीओ के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद करना है। अगर आप कमेंट करते हो कि हमें नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, देन डेफिनेटली वी विल डू इट अगेन। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन।